जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। हम आज एक बार फिर से करंट अफेयर्स में चलने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो ये विश्व में पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा देश जिसने सेक्स को स्पोर्ट्स का दर्जा दिया। हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम इस पर चर्चा करें, क्योंकि इसमें भारत के प्राचीन एक ग्रंथ का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो वो कैसे किया गया है उस पर बात करेंगे, उसका जिक्र लेंगे हम लोग अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि ये सूचना कुछ इस तरह से है कि गुरुकुल का जो फर्स्ट बैच चल रहा है ओजांग आईएएस एकेडमी में, वह हाउसफुल हो चुका है और गुरुकुल 2.0 शुरू हो चुका है और इसका सेकंड बैच आपको 3 जुलाई में देखने को मिलेगा। यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। केवल 100 छात्रों के लिए सीट अवेलेबल है। पहले आओ पहले पाओ के कंसेप्ट के साथ क्लासरूम फैसिलिटी, मेंटरशिप, लाइब्रेरी, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि भाई मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे ओजांग सर का ये मानना है कि एक मार्गदर्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी परीक्षा को हल करने के लिए, या जीवन में ही, सामान्य जीवन में ही सही, एक मार्गदर्शक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़ा रह ही नहीं सकता था, कुरुक्षेत्र में खड़ा रह ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कोई मार्गदर्शक था ही नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें मार्गदर्शक भी मिल रहे हैं जो हमें एक रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आगे चलना है, अपने एग्ज़ाम को पास करना है। तो आपको कमेंट्स में पिन मिल जाएगा जल्दी ही, और ओजांग सर के साथ इसमें काउंसलिंग भी है। आप सभी लोग अपने गुरुकुल बैच में ज्वाइन होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपको शो सामने स्क्रीन पर हो ही रहे हैं, इनमें आप कॉल कर सकते हैं, सारी इंक्वायरी को ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है हमारा जो चल रहा है इस समय, कि ये समाचार आया। और ये समाचार क्या था? ये समाचार है कि भाई स्वीडन ने सेक्स को एक खेल के रूप में घोषित किया, और ऐसा करने वाला ये पहला एक देश विश्व में देखा जा रहा है। और इसने एक चैंपियनशिप की भी शुरुआत कर दी है, एक चैंपियनशिप रखा है इसको एक खेल के रूप में। इसका जो एक खेल है उसको खेल के रूप में, एक चैंपियनशिप के रूप में भी इसको रखा है। तो आप अगर देखेंगे कि जो चैंपियनशिप है उसको एक खेल के रूप में, इस सेक्स को एक खेल के रूप में, एक चैंपियनशिप के रूप में यहाँ पर रखा है। तो यहाँ जो एक प्रतियोगी परीक्षा, एक प्रतियोगिता होगी, यहाँ पर प्रतियोगिता होगी कहाँ? हमें देखने को मिलेगा स्वीडन में। तो ये एक समाचार काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, सोशल मीडिया पे ये समाचार रहा, और इस समाचार ने काफ़ी बड़े पैमाने पर सुर्खियां भी बटोरी। और इसमें क्या चीज़ें हैं उस पर भी हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि भाई स्वीडन है कहाँ, तो स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन देश है। ये आपको स्वीडन यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है ही है। और नॉर्वे, फिनलैंड के साथ इसका बाउंड्री लगता है। और जो अभी प्रतियोगिता हम लोग देख रहे हैं जिसे सेक्स चैंपियनशिप कहा जा रहा है, क्या कहा है, सेक्स चैंपियनशिप कहा जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है? इसके गोटेनबर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये इस समय चल भी रहा है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ होगा ये, स्वीडन में। और स्वीडन कहाँ आता है भाई? यूरोप में आता है। कहाँ? यूरोप में आता है। तो ये सुर्खियों में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग तरीके के प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भाई ये अपने आप में एक यूनिक टर्म है। आपको कैसा लग रहा है इस चैंपियनशिप के बारे में सुनकर, ये कमेंट में ज़रूर कमेंट करते हुए चलिए कि यहाँ पर आपके क्या विचार कहते हैं, यहाँ पर जो विचार हैं वो, आपके जो विचार हैं वो क्या कहते हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो इस खेल को एक
किसने, स्वीडन ने खेल के रूप में घोषित किया है। और पहली बार सेक्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जो स्वीडिश सेक्स फेडरेशन है, स्वीडन में एक सेक्स फेडरेशन है जिसके मार्गदर्शन में ये होने वाली एक उच्च प्रत्याशित यूरोपीय सेक्स चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन 8 जून से किया जा रहा है। ये 8 जून से इसका आयोजन लगातार किया जा रहा है। और यहाँ पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको ये बताया गया है कि भाई जो इस प्रतियोगिता होगी उसमें क्या होगा, इस पूरे सेक्स सेशन में शामिल होने के लिए जो रोजाना 6 घंटे तक चलेगा एक सेशन, उसमें एक मैच कम से कम 40 से 45 मिनट का ये एक मैच होगा। तो भाई खेल के रूप में, एक स्पोर्ट्स के रूप में यहाँ पर लिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छा एंगल है ये, और ये सीख भी जो है भारतीय प्राचीन ग्रंथों से कहीं ना कहीं यूरोप वासियों ने ली है। वो कैसे ली है, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे एग्जाम्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम अपने एग्जाम को भी देखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भारत में चल रही एक बहुत ही बड़ी बहस जिसे सेक्स एजुकेशन कहा जाता है, उसके लिए भी चर्चा बन जाती है कि सेक्स एजुकेशन के लिए भारत में जो विचार हैं वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा उठ रहे हैं, ज़्यादा लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो ये है क्या, हमने पहले इस सेक्स एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में इसको बताया। वो ग्रंथ कौन से हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन इसमें जो अलग अलग प्रतिभागी होंगे वो इस प्रतिस्पर्धा में, जो ये कंपटीशन है, इसमें फोर प्ले, ओरल सेक्स, पेनिस्ट्रेशन, इरोजेनस जोन, इन सब के ज्ञान पर जो है चीज़ें शामिल की गई है, इन सब के ज्ञान को शामिल किया गया है। और ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है एक भारतीय ग्रंथ से उठाया गया है, और इस वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काम सूत्र, क्या शब्द आ जाता है यहाँ पे, काम सूत्र। प्रतिभागियों को काम सूत्र और इसके बारे में बताए गए सभी नियमों और यौन कलात्मकता की अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। जो भी इसमें प्रतिभागी आ रहे हैं उन प्रतिभागियों काम सूत्र के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। काम सूत्र के बारे में, काम सूत्र जो कि हमारी एक प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। देखिए ये जो ग्रंथ है इसका एक अलग ही एस्पेक्ट है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने इसका अनुवाद किया तो उस अनुवाद में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी कि इसका मैसेज गलत जाने लगा। लेकिन इसका वो, मैं जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम बारीकी से पढ़ते हैं, तो जब आज उस संस्कृत में लिखे ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, तब यूरोपवासी या अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि ये केवल कामुकता या सेक्सुअल रिलेशन की बात नहीं करता है, बल्कि एक लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जीवन को जीने के जो तरीके हैं, उस पर भी चर्चा करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें प्रतिभागी जो कंपटीटर हैं वो अपने यौन क्रियाओं को काम सूत्र के नियमों के अनुसार, देखिए अगर वहाँ ये स्पोर्ट्स भी बना है तो कितना मतलब आगे बढ़ के सोचा गया है यूरोप में, कि उन्होंने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूरोपवासी या पश्चिमी देशों ने भारत से चुराई, सारी टेक्निक चुराई, सारे साइंस चुराए। हम गुरुत्वाकर्षण की भी बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमें बहुत पहले हमारे बाबा बता के चले गए, लेकिन वो उनके यहाँ एक न्यूटन आए और उन्होंने बाद में एक सेब अपने सिर पर गिराया और उन्होंने बताया। लेकिन जो जिस गुरुत्वाकर्षण की बात हम बहुत पहले करके गए हैं उसको हमें कॉपीराइट नहीं मिला, क्योंकि कोई कॉपीराइट करवाने वाला नहीं। जिस समय इस चीज़ की यूरोप में खोज हो रही थी उससे कई 100 साल पहले, कई हजार साल पहले हम लोग उन चीज़ों की खोज कर चुके थे। कॉपरनिकस कह रहे हैं कि चारों तरफ पृथ्वी गोल है और चक्कर लगा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बाबा पहले ही बता के जा चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ जो नियम है, कुछ जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो हमें देखने को और सुनने को बहुत पहले मिल चुका है। हमारा जो समाज रहा, भारतीय प्राचीन जो समाज रहा, जो संस्कृति रही, वो अब नहीं, अब के मुकाबले प्राचीन समय में जितनी विकसित थी वो अब नहीं है। हालांकि इसका एक कारण ये भी रहा कि हमने कभी भी अपने आप को सर्वोच्च नहीं माना, और इसके साथ साथ आने वाले समय में जैसे जैसे लुटेरे आए अलग अलग देशों से, उन्होंने हमारे कई ग्रंथों को जलाया, ख़त्म किया,
इसमें नालंदा का सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे बख्तियार खिलजी है, उसने कैसे पूरे नालंदा को जला दिया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये मिलता है जब उसने नालंदा को जलाया तो जलाने के 3 महीने बाद तक वो जलता रहा वहाँ का पुस्तकालय। सोचिए कि ज्ञान का कितना भंडार उसने स्वाहा कर दिया। जो रिसर्च पेपर्स थे हमारे ऋषि मुनियों के, हमारे जो प्रोफेसर्स उस समय हुआ करते, प्रोफेसर तो अब शब्द आ रहा है ना, हम ऋषि मुनि कहा करते थे, उन्हें साधु कहा करते थे, जो इसी विषय पर चर्चा किया करते थे। हम लोग साइंस में, यानी कि अगर हम आयुर्वेदा की भी बात करें तो उसमें लाइफ को निरोग कैसे रखना है, जीवन को निरोग कैसे रखना है, उस पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं, उस पर हमने जागरूकता फैलाई है। तो उस चीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, काम सूत्र के नियमों का पालन करते हुए उसके भी नियमों का पालन प्रदर्शित करने के में सक्षम हो अगर हैं तो ही जो है उनको यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाएगा। तो ये प्रदर्शन करना होगा और इसके लिए एक जज की टीम उन्होंने बैठाई हुई है। वो देखेंगे कि भाई काम सूत्र के नियमों के अनुसार जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मैं बता दूं, जो लोग जागरूक नहीं हैं उनके लिए काम सूत्र जो है एक संस्कृत ग्रंथ है जो केवल और केवल कामुकता जैसे विषयों पर प्रकाश डालता है। जिनको पता नहीं है, जो मतलब काम सूत्र जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसको केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं, वो किसकी, कामुकता यानी सेक्सुअलिज्म की दृष्टि से देखते हैं, उसी की दृष्टि से देखते हैं, यानी कामुकता की दृष्टि से देखते हैं केवल। उनके लिए मैं उनको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि ये केवल और केवल इस विषय पर आधारित नहीं है। अगर उनके दिमाग में आता है कि वो केवल कामुकता पर प्रकाश डालता है तो नहीं, लाइफ को कैसे एक अच्छी तरीके से जीना है, एक हस्बैंड वाइफ का लाइफ कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी अंग्रेजों की तरह हम लोग भी जो है एनिवर्सरी मनाएंगे। देखिए एक कंसेप्ट बड़ा आजकल पॉपुलर है ना, हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, हमने अपनी प्राचीन संस्कृति को खो दिया है, ख़त्म कर दिया। एक टर्म आ रहा है आजकल भाई, सालगिरह, हिंदी में बोल रहे हैं उसे सालगिरह और अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्या, अंग्रेजी में बोल रहे हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यानी हर साल जो है मनाया जा रहा है। अब पश्चिम में क्या है, यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एनिवर्सरी टर्म कहाँ से आ रहा है, ये यहीं से तो आ रहा है। वहाँ पर अगर 1 साल किसी के साथ बिता लिया जीवन तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उसका वो खुशी मनाते हैं भाई, इसीलिए वो हर साल उसका खुशी मना रहे हैं। 1 साल अगर उसने एनिवर्सरी, अगर पति पत्नी 1 साल बिता ले रहे हैं खुशी से, तो उसका वो बहुत बड़ी खुशी मना रहे हैं, इसीलिए वो एनिवर्सरी मनाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी ना ऐसा कंसेप्ट था। हमारे यहाँ अगर विवाह हुआ तो हम एक जन्म के लिए थोड़ी ना विवाह करते हैं। हमारे यहाँ विवाह में कंसेप्ट है 7 जन्मों का। भाई 7 जन्म के लिए बंध गए, आप इस जन्म में तो किसी को छोड़ ही नहीं सकते हैं। हिंदू रिचुअलिज्म में या प्राचीन भारतीय संस्कृति में विवाह को एक परंपरा और एक संस्कृति के रूप में लिया गया है, एक रिचुअल के रूप में लिया गया। कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ही है कि भाई आज किया कल तोड़ दिया। तो ये एनिवर्सरी का कंसेप्ट जो है यूरोप जैसे देशों से आता है, अमेरिका जैसे देशों से आता है कि 1 साल अगर खुशी से बिता दिए बिना लड़ाई झगड़े किए तो एनिवर्सरी मना लिया। भाई खुशी मना लो कि 1 साल बीत गया। अब हो सकता है कि आज एनिवर्सरी मनाया, कल जो है किसी और से रिंग चेंज कर लिया और हो गई शादी। तो यहाँ ये कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसी तरह से जो काम सूत्र है उसमें जीवन को एक सुखी जीवन के रूप में, एक हस्बैंड और वाइफ, एक दाम्पत्य जीवन कितना अच्छा तरीके से बिताया जा सकता है, उस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। और यहाँ पर देखिए कि ये अनिवार्य किया गया है कि स्वीडिश सेक्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो है उनको काम सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक पर, इस विषय पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, हमेशा एक बात को यूज कर रहे हैं। किस बात को यूज कर रहे हैं भाई? भारत विश्व गुरु था और है। विश्व गुरु, पूरे विश्व को शिक्षा देने वाला, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, ये पहले था और आज हमें उसी
स्थान को पुनः प्राप्त करना है। और इसी चीज को मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को कि ऐसे जो ग्रंथ हैं इन्हें हे दृष्टि से नहीं देखना है। बहुत से लोग कामसूत्र का नाम सुनते ही अरे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, शर्माना शुरू कर देते हैं। अरे भाई ये एजुकेशन का हिस्सा है। अगर आप सोसाइटी में इन चीजों पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो समाज का विकास नहीं हो सकता है। भाई ये लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। इस चीज को देखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रॉपर रिसर्च की, रिसर्च करके पूरी किताब लिख डाली कि एक जीवन को कैसे अच्छे से चलाया जाए, सुखी तरीके से चलाया जाए, और एक दाम्पत्य जीवन, एक परिवार कैसे सुखी तरीके से चलाया जाए। तो उस पर देखिए अब प्रतियोगिता हो रही है कहाँ, यूरोप में। और हम लोग अरे ये तो दकियानुसी बातें हैं, अंधविश्वास है, ये सब बेकार है। उस समय के ऋषि मुनि जो है ऐसे ही हुआ करते थे, झोला उठा लेते थे, घर घर मांगते थे, खाते थे, ऐसे ही काम चलाते थे। जिनको काम नहीं करना है वो ऋषि मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ। अरे ऐसा नहीं होता था। वो रिसर्चर होते थे, वो अपना पूरा जीवन किसी चीज के रिसर्च में लगा दिया करते थे। आज ये अंग्रेज करके दिखा दें, सारा ज्ञान आज चुरा रहे हैं यूरोपवासी चाहे अमेरिका वासी हमसे। आज क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जा रहा है, उसका कारण आपको यहां स्पष्ट दिख रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहां ये जो आपको सामने मनुस्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है ये कामसूत्र की मनुस्क्रिप्ट है। और इसमें ये कामसूत्र को लिखा किसने था, महर्षि वात्स्यायन ने लिखा था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी ये क्वेश्चन बनता है। जो भी विद्यार्थी या अन्य परीक्षा दे रहे हैं या फिर सामान्य जानकारी के लिए ही देख रहे हैं ओजांग टाइम्स को, तो भाई उनसे यही निवेदन है कि आप जो है शेयर करते रहें सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए, तो महर्षि वात्स्यायन के द्वारा यह पूरी की पूरा कामसूत्र को लिखा गया। ये भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है और ये विश्व का पहला यौन संहिता है। अब देखिए, विश्व में इससे पहले कोई और ऐसी किताब या पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जो यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत विवेचना करता हो या उस पर चर्चा करता हो। ऐसा कोई ग्रंथ इससे पहले नहीं था और ना अभी है। अगर अभी भी आपको विश्व में कहीं इस पर चर्चा करती हुई कोई किताब मिल जाती है तो वो उसमें जो ज्ञान छापा गया है ना, वो कॉपी पेस्ट किया गया है, केवल कोई रिसर्च नहीं की गई है, कोई बात नहीं की गई है। और यहां पर देखिए कि इसमें क्या है, यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों की बात की गई। मनोशारीरिक सिद्धांत यानी कि यहां केवल और केवल इस बात पर प्रकाश नहीं डाला जाता है कि भाई दो शरीर आपस में मिल गए, बल्कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से एक संबंध बनता है, मानसिक रूप से जो संबंध बनता है, वो कैसे अटूट बने कि पूरा जीवन एक साथ बिताया जाए, सुखी तरीके से बिताया जाए, उस पर यहां पर चर्चा की गई है। लेकिन अब एक अंग्रेज हुआ, उस अंग्रेज ने क्या किया कि इसका ट्रांसलेशन किया। तो इसका ट्रांसलेशन किया किसने किया? सर रिचर्ड एफ बर्टन ने। कब? 1883 में। अब इसको किताब मिल गई है ना। अंग्रेजों को क्या चाहिए? चोर थे, चुराने आए थे। ज्ञान हो, पैसा हो, जमीन हो, राजसत्ता हो, सब कुछ चुराने आए थे, चुराए रहे और चल दिए, है ना। तो 200 साल पहले लगभग, यानी कि सर रिचर्ड एफ बर्टन ने 1883 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया कामसूत्र का। और जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो यूरोप में तहलका मच गया, हड़कंप मच गया कि भाई ऐसी भी कोई किताब है जिसमें इतनी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है इन चीजों को लेकर कि आज तक कोई ऐसी किताब बनी ही नहीं। इतना बड़ा तहलका बच गया। और उस समय 100 से 150 पाउंड में ये किताबें बिक रही थी अनुवाद की हुई। लेकिन थे तो अंग्रेज, टिंग पिंग जानते थे, संस्कृत का स नहीं पता था, अनुवाद करवाया तो पकड़ लिया होगा किसी को,
जिसको थोड़ा बहुत स का स आता हो, संस्कृत का स आता होगा। और वहाँ अनुवाद में इस किताब को केवल और केवल जो है सेक्स से जोड़कर देखा गया, कामुकता से देखा गया, कामुकता को जोड़कर देखा गया। उसमें इस पक्ष पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया कि ये कैसे एक दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता है, कैसे एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने के संकल्प को पूर्ण करता है। इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। कोई भी चर्चा मतलब एक पुरजोर तरीके से, जैसे महर्षि वात्स्यायन के द्वारा, उनके द्वारा रचित कामसूत्र में, कामशास्त्र में चर्चा की गई हर एक पहलू पर, वैसी चर्चा इसमें नहीं की गई। जो 1250 मंत्र हैं इसमें, उन मंत्रों को, या श्लोक हैं, श्लोक कह सकते हैं हम इसे, श्लोक हैं, उनका जो ट्रांसलेशन किया गया वो ऐसे कर दिया गया कि वो चेंज हो गया, पूरा बदल गया, उसका मीनिंग गायब हो गया। और जब उसका मीनिंग गायब हो गया, एक आत्मा, एक जो सॉल थी उसकी, एक जो आत्मा थी, जो एक वो वात्स्यायन जो चीज़ों को बताना चाह रहे थे वो गायब हो गया। इसको केवल और केवल किस दृष्टि से देखा गया? एक सेक्स की किताब या एक कामुकता की किताब के रूप में ही देखा गया। यहां अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से यहां पे आपको जान लेना चाहिए कि ये कला, प्रेम की प्रकृति, एक जीवन साथी की खोज और एक के प्रेम जीवन को बनाए रखना और अन्य पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई। मानव जीवन में आनंद उन्मुख कैसे हो, मानव अपने जीवन में आनंद उन्मुख कैसे, उसे आनंद कैसे मिले, इस पर जोर दिया गया। तो यहाँ साफ देख रहे हैं कि इसमें जो मेन किताब है, ओरिजिनल बुक है, उसमें क्या कहा गया है कि कला, आर्ट पर बात की गई है। प्रेम की क्या प्रकृति होती है, लव क्या है। लव केवल ये थोड़ी है कि भाई दो युवा व्यक्ति मिले और उन्हीं के बीच प्रेम हो रहा है। प्रेम आप वृक्षों से भी करते हैं, प्रेम आप अपने परिवार से भी करते हैं। इसके अलावा एक जीवन साथी की खोज, यानी एक अच्छे जीवन साथी की खोज किस तरह से की जाए, कौन आपका एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। जब ये नॉलेज हमारे यहाँ दी जा रही है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में दी जा रही है, तभी तो हम 7 जन्मों तक का वादा कर लेते हैं, तभी तो हम 7 जन्मों तक का वादा कर लेते हैं। लेकिन अंग्रेज के यहाँ ऐसा होता नहीं है, इसीलिए वो एनिवर्सरी का कंसेप्ट लेकर आए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई बिता लिया 1 साल तो भाई मौज आ गई है। अगर 1 साल तमीज में बिता लिया, ठीक ठाक बिता लिया, बीच में डाइवोर्स नहीं हुआ तो मौज आ गई। भारतीय संस्कृति में डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, तलाक जैसा कोई शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि एक अच्छे जीवन साथी की खोज की पूरी प्रक्रिया को इसमें बताया गया है, इसमें समझाया गया है। एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति से प्रेम को कैसे बनाकर रख सकता है, इस चीज पर बहुत ही अच्छे से चर्चा की गई है। तो क्यों ना अंग्रेज इतनी अच्छी किताब को भाई लूटेंगे या उसे छापेंगे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा को या संस्कृति को बदनाम भी करने की कोशिश की, क्योंकि उसका जो अनुवाद किया वो सही नहीं किया। लेकिन बाद में जब ये चीजें खुली, देखा गया कि अरे भाई ये किताब तो अधूरा छापा गया है, अभी तो बढ़िया जो इसका क्रक्स है, जो एक मूल मंत्र है, वो तो अभी गायब है। तो एक व्यक्ति के साथ ही पूरे जीवन भर अपने प्रेम को कैसे बनाकर रखा जा सकता है, अपना पूरा जीवन कैसे बिताया जा सकता है शांतिपूर्वक, सुख में, आनंद में, उस पर इस पर चर्चा की गई इस किताब में। तो अन्य जो पहलू हैं मानव जीवन के, उस पर इसमें चर्चा की गई कि भाई संबंध, प्रेम भाव या अन्य बातों पर चर्चा की गई। तो आज हम देख रहे हैं कि भाई कहाँ स्वीडन में इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है। तो हम यहाँ पर इस चीज को ही देखते हैं कि स्वीडन में अभी ये सेक्स चैंपियनशिप शुरू की गई। जो सेक्स चैंपियनशिप है ये बेस्ड ऑन कामसूत्र, कामसूत्र पर है। और कामसूत्र भारत का एक ग्रंथ है, इंडिया का। ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात है, जो एक मनोशारीरिक विज्ञान पर आधारित है, मनोशारीरिक विज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ ये भारत का
एक संस्कृति है। अब यहाँ पर भारत में कुछ जुड़े मुद्दे जो आजकल चल रहे हैं, जो हम पिछड़ चुके हैं अपने प्राचीन संस्कृति को छोड़कर आधुनिकता में इस तरह खो चुके हैं कि हम आज सेक्स एजुकेशन पर बात करने से पीछे हटते हैं। LGBTQ पर भी बात हो रही है, ये भी मुद्दा इसी से जुड़ता है। इन चीजों पर चर्चा करने से हम पीछे हटते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इस समय इस चीज को लेकर है, सेक्स एजुकेशन को लेकर, क्योंकि कुछ समय पहले केस और सुनने को मिला था कि एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, क्योंकि हमें मालूम है कि स्त्रियों में माह का एक समय ऐसा होता है जिसमें उन्हें बहुत ही गंभीर पीड़ा को सहन करना होता है। अब फर्स्ट टाइम था, जो बच्ची थी उसका फर्स्ट टाइम, पहली बार वो पीड़ा उसे हुई, और उसने जो कपड़े पहने थे उस पर दाग लगे, यानी कि रक्त जो निकला, खून निकला, वो लाल हो गया। अब इस पर क्या हुआ, उसके भाई को ये लगा कि इसने जो है किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, और उस भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। ये न्यूज़ है, आपको लग रहा हो कि मैं बना कर बोल रहा हूं, तो ये आप सर्च कर सकते हैं, ये न्यूज़ रही है। तो सोचिए ये क्यों हुआ, उसके भाई को ऐसा अज्ञानता क्यों हुई? क्योंकि इंडिया में आज भी हम खुलकर, भारत में आज हम खुलकर सेक्स एजुकेशन की बात करते ही नहीं हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है हमारी सोसाइटी को लेकर, देश को लेकर। जहां हमने पूरे विश्व को ज्ञान बांटा एक अच्छे जीवन शैली को लेकर, आज हम उसी अच्छे जीवन शैली के लिए तरस रहे हैं, अच्छी संस्कृति के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्राचीन कल्चर, प्राचीन संस्कृति को ठुकरा दिया है। हम लगातार अंधे होकर भागे जा रहे हैं, किधर की ओर? आधुनिकता की ओर। तो हमें उससे बाहर निकलना होगा, अपनी प्राचीन संस्कृति को अपनाना होगा। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते हैं कि जो संस्कृति होती है उसमें कोई कमियां नहीं होती हैं, लेकिन हमें कमियों को दूर करते हुए अच्छी चीज़ों को जरूर और जरूर अपनाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसी चीज़ को लेते हुए हम एजुकेशन या शिक्षा पर जब बात करते हैं तो हमें गुरुकुल की याद आती है। ये एक शुरुआत है गुरुकुल कंसेप्ट की। ये एक भावना को लेकर आता है कि कैसे प्राचीन समय में गुरुकुल में रहकर केवल और केवल शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, और उस गुरुकुल से निकलने वाला व्यक्ति समाज के लिए एक उदाहरण बनता था। उसी चीज के लिए गुरुकुल 2.0 फिर से शुरू किया जा रहा है। एक बैच, जो फर्स्ट बैच है वो फुल हो चुका है, और 3 जुलाई को ये बैच जो है दोबारा से शुरू हो रहा है। अगला बैच, सेकंड बैच 2.0 100 छात्रों के लिए है। देखिए, सेलेक्टिव, हमें वो छात्र चाहिए जो इस समाज, इस देश में एक बदलाव लाने का हिम्मत रखते हैं, जुनून रखते हैं कि ये जो समाज है इसमें वो बदलाव ला सके। और वो कब ला सकते हैं? जब उनके पास कोई एक ऐसा पद हो। और इसके लिए हम देखते हैं कि यूपीएससी के द्वारा जो सिलेक्शन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा होते हैं, ये आपको वही पद देता है, आपको योजनाएं बनाने का अधिकार देता है, आपको समाज में कुछ बदलाव लाने का अधिकार देता है। तो ये चीजें यहीं से होंगी। तो ओजांग सर का ये कंसेप्ट जो एक ड्रीम है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गुरुकुल, उसकी तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसमें क्लासरूम प्रोग्राम, मेंटरशिप, लाइब्रेरी को लेकर हम लोग सुविधाएं अभी प्रोवाइड कराई जा रही है। ओजांग सर के साथ काउंसलिंग होगी, और इस गुरुकुल के द्रोणाचार्य के रूप में हम पहले भी बोल चुके हैं। कौन है आपके साथ? ओजांग सर है, और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि कैसे एक अच्छे व्यक्ति को हम लवासना भेजेंगे, और लवासना से वो अपने अधिकारों को प्राप्त करेगा, और अधिकारों को प्राप्त करके वह समाज में एक अच्छा सुधार लेकर आएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो विद्यार्थी है वो गुरुकुल का है, ओजांग IAS एकेडमी का है। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट इसी चीज को लेकर है।
तो आशा करता हूं कि आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेक्स एजुकेशन के मामले में आपके क्या अपने विचार हैं, नॉर्वे के द्वारा लिया गया स्टेप किस तरह से अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा कामसूत्र और भारतीय प्राचीन संस्कृति और सभ्यता और समाज पर आप अपने क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों में जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हैं या चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, या समाज में हर जगह इस चीज़ को शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बने रहें हमेशा ओजांग टाइम्स के साथ, ओजांग IAS एकेडमी के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।